चलो देखो, व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी तक हमने जो पढ़ा है कि जो भी हमारा फ्रेम होगा या पैकेट होगी, उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि हेडर का पार्ट होता है और एक डेटा का पार्ट होता है। पर इसमें क्या किया गया, डेटा को बीच में रखा गया है और दोनों तरफ कुछ इंफॉर्मेशन डाली गई है, फ्लैग, एड्रेस, उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन या डेटा मान लो जिसकी लेंथ वेरी कर सकती है, उसका एफसीएस और एक फ्लैग। तो स्टार्ट और एंड दोनों फ्लैग से हो रहा है। देखो 8 बिट का स्टार्टिंग है और 8 बिट का एंड है। पहला जो वैल्यू है ये फ्लैग है, जो कि हमारा स्टार्ट और एंड में दोनों, स्टार्ट और एंड दोनों तरफ रखा गया है फ्लैग, जो कि बिगिनिंग एंड एंड ऑफ डेटा को मार्क करते थे। किसी डेटा के, जैसे कि अभी हम कोई लाइन, एक बुक पढ़ते हो तुम मान लो, तो बुक में लाइन खत्म हुई है, कैसे हम मार्क कर, कैसे समझते हैं कि एक लाइन खत्म हुई है, बताओ। हाँ, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, हिंदी में हम ऐसा वर्टिकल लाइन देते हैं और इंग्लिश में डॉट देते हैं। तो ये जैसे ही ये दोनों में से कोई भी इनकाउंटर होता है तो हम ये मानते हैं कि हमारी एक लाइन खत्म हो गई है ना। तो हमें इससे क्या होता है कि हमें पढ़ने में सुविधा होती है। अगर हम उस फुल स्टॉप को नहीं हटा दें तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, यस है मैम। ना। तो ये फ्लैग क्या किया गया था, फ्लैग का मतलब क्या होता है, पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा है कि फ्लैग का मतलब होता है एक, जैसे कि हम कहते हैं कि रेड, ट्रैफिक लाइट पे रेड हो गया, ग्रीन हो गया या येलो हो गया, ये क्या है, फ्लैग है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं, हमें एक अनुमान देते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग और एंड के फ्लैग थे, ये एंड एंड बिगिनिंग ऑफ डेटा को मार्क करते थे कि हमारा एक डेटा, अब वो डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है या खत्म कहाँ से हो रहा है। जैसे मान लो सपोज मैंने लिखा, मेरा एक वर्ड मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा कंप्यूटर, अब ये वर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये मुझे कैसे पता, मैं यहाँ पे स्पेस डालूंगी, है ना। ये स्पेस जो है, अब ये वाला वर्ड देखो इज, इसके आगे भी स्पेस है और पीछे भी स्पेस है, इसका मतलब क्या है, ये एक अलग वर्ड है या नहीं है। यस मैम। अब इसी में मैंने लिखा, ये एक वर्ड लिखा ISSU, तो क्या यहाँ पे भी IS है, क्या इसको हम एक वर्ड मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके बाद स्पेस नहीं है, इसीलिए हम इसको वर्ड नहीं मानेंगे, हम इस पूरे कंप्लीट को एक वर्ड मानेंगे। तो कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है या खत्म हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चला, इस ब्लैंक स्पेस से, राइट और नॉट। एक सेंटेंस में कोई वर्ड स्टार्ट कहाँ हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, ये मुझे कैसे पता चलता है, ब्लैंक स्पेस को देख के ना। यस और नो, बोलो। यस मैम। हम्म, तो ये क्या है, ये हम मान लेते हैं कि ये एक फ्लैग है जो हमें बताता है कि मेरा डेटा स्टार्ट कहाँ से हुआ है और खत्म कहाँ से हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट, किसी भी डेटा के स्टार्टिंग में और एंड में 8 बिट का फ्लैग रखा गया था, जो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ डेटा को मार्क करता था। अब कोई क्वेरी है तो पूछो, समझ आ गया ये वाला फ्लैग का काम क्या है। नहीं है क्वेरी, चलिए तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो पोर्शन है एड्रेस, 16 बिट का। इसके अंदर अगेन कई सारे पार्ट हैं, मैंने कहा था कि फ्रेम इसका कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो 16 बिट का एड्रेस है, इसको अगेन कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है DLCI, फुल फॉर्म सबका बताऊंगी मैं, ये है 6 बिट का। उसके बाद है C/R, ये है 1 बिट का। उसके बाद है EA, ये भी 1 बिट का है। उसके बाद अगेन दूसरा है DLCI, ये 4 बिट का है। उसके बाद है FECN, ये अगर फ्रेम फॉर्मेट आएगा पूरा याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को।
FECN ये 1 बिट का होता है, फिर BECN ये भी 1 बिट का होता है, उसके बाद एक है DE ये भी 1 बिट का होता है, और उसके बाद एक होता है हमारा EA ये भी 1 बिट का होता है। तो हमारे पास कितने बिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 10, टोटल हमारे हो गए 16 बिट। ये 16 बिट का हमारा क्या हो गया? एड्रेस। अब इस एड्रेस को जो हमने 16 बिट में डिवाइड किया और इसको भी फर्दर अलग अलग पार्ट दिया, तो ये पार्ट क्या है? पहला है DLCI। DLCI का फुल फॉर्म होता है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। कनेक्शन आइडेंटिफायर पहला जो 6 बिट है DLCI, उसका फुल फॉर्म है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। इस पर्टिकुलर फील्ड का काम ये बताना है, तुम लोग सुन भी रहे हो? यस मैम। ये जो हमारा है ना, ये जो DLCI ये यहाँ पे 6 बिट का है और ये यहाँ पे 4 बिट का है। ये टोटल कितने हो गए? 10 बिट्स के हो गए। 2 ग्रुप में है, 2 ग्रुप्स ऑफ 6 एंड 4 बिट्स। ये हमारे वर्चुअल सर्किट का एड्रेस बताते थे। वर्चुअल सर्किट का मतलब जो हमारा सर्किट स्विचिंग यूज करेगा, तो जो हमारे वर्चुअल सर्किट्स रहेंगे उनका एड्रेस ये DLCI बताता था। मतलब यूज टू आइडेंटिफाई द वर्चुअल सर्किट। मतलब वर्चुअल सर्किट मतलब क्या है? सर्किट स्विच नेटवर्क। ये ध्यान रखना, वर्चुअल सर्किट का मतलब है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। जहां पे पैकेट स्विचिंग यूज होती है उसको हम वर्चुअल सर्किट कहते हैं। तो पैकेट स्विच्ड नेटवर्क वो नेटवर्क जहां पे पैकेट स्विचिंग यूज हो रही है, तो उस नेटवर्क का को आइडेंटिफाई करता था ये 10 बिट। यहाँ ये 6 बिट और ये 4 बिट, टोटल मिला के जो 10 बिट्स है, इसका मतलब है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। मतलब वर्चुअल सर्किट मतलब जो पैकेट स्विच नेटवर्क है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये 10 बिट यूज होते थे। अब इसमें कुछ पूछना है तो बताओ इस पर्टिकुलर फील्ड में, अगर कोई डाउट है तो। दूसरा है हमारा C/R। CR इसका फुल फॉर्म है कमांड ऑब्लिक रिस्पॉन्स। ये बताता है कि ये जो मेरा फ्रेम है ये कमांड है, मतलब जो फ्रेम हम ले जा रहे हैं ये कमांड है, या देखो कमांड का मतलब क्या है कि कुछ करने कहा गया, जैसे सेंडर और रिसीवर के बीच में हम दे रहे हैं, तो हम यहाँ से फ्रेम भेजते हैं और ये एक्नॉलेजमेंट आता है। तो एक्नॉलेजमेंट बेसिकली क्या है? रिस्पॉन्स है ना। एक्नॉलेजमेंट जो आता है वो एक बेसिकली रिस्पॉन्स है। तो फ्रेम भी कमांड के थ्रू, मतलब अगर इसको हम बोलेंगे तो ये वाला हमारा कमांड हो गया जो सेंडर के से आ रहा है, और उसके अगेंस्ट जो हम भेज रहे हैं वो हमारा रिस्पॉन्स हो गया। तो ये फील्ड बताता है कि ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है ये कमांड है या रिस्पॉन्स है। मतलब स्टार्ट हो रहा है या किसी पहले भेजे हुए फ्रेम के अगेंस्ट में ये भेजा जा रहा है। ये बिट वो बताता है कि वेदर दिस फ्रेम इज अ कमांड और अ रिस्पॉन्स। ठीक है। दूसरा जो हमारा फील्ड है EA। बाकी लोग समझ आया या नहीं बताइए भाई तुम लोग, क्योंकि मुझे मैं थोड़ा सा ये डिटेल्ड है, तुम लोगों को कहीं अगर समझ नहीं आ रहा। मैम ये C/R वाले को एक बार और बताइए मैम, कमांड और रिस्पॉन्स को। मैम कोई एग्जांपल? हाँ एग्जाम्पल तो लेके बताया था। जैसे देखो जब फ्लो कंट्रोल पढ़ते हो तुम लोग, तो हम यहाँ से F0 भेजते हैं, तो F0 के अगेंस्ट हमें क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है। तो क्या एक्नॉलेजमेंट अपने आप जनरेट होती है या पहले हम फ्रेम भेजते हैं उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आती है? पहले फ्रेम भेजते हैं मैम। हाँ, तो एक्नॉलेजमेंट क्या है? फ्रेम का रिस्पॉन्स है। यस मैम, क्लियर है। आ गया समझ? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट फील्ड जो है हमारा है वो है, ये है इफेक्टिव एड्रेस। ये क्या करता है? ये बताता है टेल्स अबाउट द प्रोटोकॉल।
ठीक है। ये जो हमारा फील्ड है ये हमें बताएगा कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। जो हमारा फ्रेम है ये किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज करता है, मतलब कौन सा हमारा जो फ्रेम है ये किस स्पेसिफिक टाइप का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी क्योंकि सिंगल बिट का है। अगर इसकी वैल्यू 0 है, अगर इस वाले बिट की, सिंगल बिट जो है इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये हमें बताता है कि अनदर फ्रेम, मतलब ये फ्रेम कंप्लीट नहीं है, अनदर फ्रेम इज टू फॉलो, मतलब इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम आ रहे हैं और जो हमारा फाइनल वाला फ्रेम होगा उसके अंदर इसकी वैल्यू 1 होगी, जो बताएगा कि ये हमारा फाइनल फ्रेम है, मतलब इसके बाद और फ्रेम नहीं है। तो अगर इंटरमीडिएट जो फ्रेम हमारे आ रहे हैं उसके अंदर इसकी वैल्यू 0 रहेगी और जो फाइनल फ्रेम रहेगा उसके अंदर इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम ये माने किसी भी डेटा का जो लास्ट फ्रेम होगा उसके अंदर ये की वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद है FECN। FECN का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन FECN। अगर ये वाला फील्ड 1 है तो मतलब नेटवर्क में कंजेशन होने वाला है आगे। ठीक है, नेटवर्क में कंजेशन होने वाला है, नेटवर्क इज गोइंग टू हैव कंजेशन। FECN अगर 1 है इसका मतलब है कि एक नेटवर्क के अंदर रिसीविंग एंड पे, एट द रिसीविंग एंड, मतलब रिसीविंग एंड पे कोई कंजेशन होने वाला है। इसी का जस्ट उल्टा होता है BECN, बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, जो बताता है कि कंजेशन होने वाला है सेंडिंग एंड पे। BECN देखो, अगर सेंडिंग एंड पे कंजेशन होने वाला है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर रिसीविंग एंड पे होने वाला है और अगर सेंडिंग एंड पे कंजेशन होने वाला है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। कंजेशन नहीं होने वाला है तो इनकी वैल्यू 0 रहेगी। तो ये बेसिकली एक अलार्म रेज करते हैं ये दोनों बिट नेटवर्क कंडीशन को लेके कि कोई कंजेशन होने वाली है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, देखो कोई क्वेरी है इसमें BECN FECN में? नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है DE, इसका फुल फॉर्म है डिस्कार्ड इलिजिबिलिटी। डिस्कार्ड इलिजिबिलिटी का मतलब है कि अगर कंजेशन होने वाला है तो जिसकी भी वैल्यू DE की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, ध्यान देना कि हमने कहा था कि ये पुराना हम पढ़ रहे हैं जहां जिस समय की नेटवर्क में कंजेशन होने के बाद फ्रेम्स डिस्कार्ड होते थे। तो कौन सा फ्रेम डिस्कार्ड कर सकते हैं और कौन सा फ्रेम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, इसका ये मतलब है कि अगर किसी की भी वैल्यू DE की वैल्यू अगर 1 है तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर कंजेशन हो रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, मतलब ये हाई प्रायोरिटी का फ्रेम है, इसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। अंडरस्टूड? डिस्कार्ड कि अगर हमारा कंजेशन हो रहा है तो हमारा पैकेट हम लॉस हो सकता है, फ्रेम लॉस हो सकता है। तो हम, अगर मेरे पास सपोज एक स्पेस है या 2 स्पेस है बफर में और 4 फ्रेम आए हैं तो हम उसमें से DE देखेंगे। डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी अगर 1 है मतलब आप इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये लो प्रायोरिटी का फ्रेम है। लेकिन अगर इसकी डिस्कार्ड प्रायोरिटी 0 है मतलब आप इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ये हाई प्रायोरिटी का फ्रेम है। ठीक है, हाँ।
चारों के चारों में अगर डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी हो गया तो इसके ऊपर वाला जो नहीं आप तो इसमें, हाँ तो इसमें फायदा तो यही है, हम ये कौन सा लेयर है, डेटा लिंक लेयर है ना। इसके ऊपर हमने क्या कहा कि इसलिए इसको इस वाइड एरिया नेटवर्क को अच्छा इसीलिए कहा गया है कि इसके ऊपर जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में भी हमने क्या पढ़ा है, कंजेशन कंट्रोल। तो अगर यहाँ पे जो चीजें इस लेयर पे हैंडल नहीं हो सकती हैं, उसको हैंडल करने के लिए उसके ऊपर का लेयर जो है नेटवर्क लेयर, वो एज इट इज छोड़ दिया गया है, वो लेयर हैंडल करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बेटर माना गया है ना, क्योंकि ये हमने और X.25 में क्या था कि तीनों के नीचे के तीनों लेयर ऑल्टर कर दिए गए, तो अगर उन लेयर में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम है। अब इसमें क्या है कि नीचे के बस 2 लेयर को चेंज किया गया और थर्ड लेयर जो है उसको ऐसे ही रहने दिया गया है। तो इन लेयर्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है या कुछ यहाँ पे सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए इसके ऊपर वाला लेयर ऑलरेडी है नेटवर्क लेयर, जिसमें हमने कंजेशन कंट्रोल पढ़ा था। ठीक है, तो ये तुम्हें पूरा याद करना पड़ेगा। और ये अगेन क्या है, ये पैकेट स्विच नेटवर्क है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। तुम्हारा जो फ्रेम रिले है ये भी पैकेट स्विच नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, और ज्यादा इफिशियंट इसलिए है क्योंकि इसमें नेटवर्क लेयर को इंटैक्ट रखा गया है और नीचे के 2 लेयर में चेंजेस किए गए हैं। तो 2 लेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास नेटवर्क लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसकी जो ऑपरेशन होती है वो X.25 से ज्यादा बेहतर है। हाँ हाँ, ये भी प्राइवेट यूज के लिए था उस समय। बाद में तो इसको जैसे अभी हमने कहा ना कि अब X.25 को क्रेडिट कार्ड के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड कहाँ है, बैंक के लिए है, तो उसको एक तो हम प्राइवेट ही मान सकते हैं ना। पब्लिक यूज का मतलब क्या, ओपन टू ऑल, जो कि नहीं है ना ओपन टू ऑल। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड में हम यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड क्या है, बैंक प्रोवाइड करते हैं, तो भी टू सम एक्सटेंट प्राइवेट ही हो गया ना, पब्लिक बेशक कह सकते हो अभी उसको, पब्लिक सेक्टर में। पर हम वो नेटवर्क अपने डे टू डे डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो ये भी प्राइवेट यूज के लिए ही था, सर के पैकेट स्विचिंग ही यूज कर रहा था और वाइड एरिया नेटवर्क बना रहा था ये अपना। ठीक है, इसके नोट्स को मैं दोनों को भेज दूंगी, गो थ्रू कर लेना प्रॉपरली। इसके बाद इससे और बेहतर लाया गया, दैट वाज ATM। ये इन दोनों से भी बेहतर वाइड एरिया नेटवर्क था टेक्नोलॉजी, जो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, एनी क्वेरी? मैम बोलो अभिषेक। मैम अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसे ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये हम जो पढ़ रहे हैं अभिषेक, ये वायर्ड पढ़ रहे हैं, अभी ये यूज नहीं कर रहे तो हैं। वाइड एरिया वाला पढ़ रहे हैं, यस मैम, वाइड वाला जो जस्ट मतलब ये हम 80s 90s की चीजें पढ़ रहे हैं, अभी तो हम यूज कर रहे हैं वो तो हमने पहले पढ़ लिया कि हम क्या यूज कर रहे हैं। अभी वाईफाई का नेटवर्क यूज तो हमने पढ़ा ना, ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि ये केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि आपने जो पढ़ा उसको शुरुआत के दिनों में से लेके कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, तो वही ये केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं जो पहले शुरुआत में बनाए गए थे। ओके मैम, ठीक है, तो इसके बाद अगली क्लास में हम इसी का एक और थर्ड हमें पढ़ना है केस स्टडी ATM, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसके नोट्स मैं अभी भेज दे रही हूँ, गो थ्रू जरूर कर लेना साथ के साथ। चलो ओके देन, नेक्स्ट ऑन फ्राइडे। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।